जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू बुक बूस्टर। हम बीएसएससी मोस्ट इंपोर्टेंट जीके सीरीज का सेकंड वीडियो लेकर आ चुके हैं। पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, उसे भी जरूर जाकर देखें। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। ऑप्शंस देखिए क्या है। 10 किलोग्राम CO2, 100 किलोग्राम CO2, 1000 किलोग्राम CO2 या 10,000 किलोग्राम CO2। सही आंसर क्या हो जाएगा? एक कार्बन क्रेडिट जो है समतुल्य होता है कितने के बराबर? 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 1000 किलोग्राम CO2 मतलब क्या हुआ? 1 टन CO2। या तो ऑप्शन में 1 टन दिया रहेगा या 1000 किलोग्राम दिया रहेगा। तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है 1 कार्बन क्रेडिट। ये जो है जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ था, उसी के तहत एक समझौता है। तो 1 कार्बन क्रेडिट का मतलब हुआ 1 टन CO2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस देखिए। सिलिकॉन, सीरियम, स्टेटिन, वेनेडियम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको मालूम ही होगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन का उपयोग जो है सोलर सेल में किया जाता है। सिलिकॉन का जो संकेत क्या होता है? SI। ठीक है, इसको जो है सोलर ग्रेड सिलिकॉन भी बोलते हैं, जो सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है। तो क्रिस्टेलिन सिलिकॉन सौर कोशिकाओं के लिए सबसे प्रचलित और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है। इसे ही सोलर ग्रेड सिलिकॉन के रूप में जाना जाता है। यह क्या करता है? प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, किसको चेंज करता है? प्रकाश ऊर्जा से चेंज होता है विद्युत ऊर्जा में, इसके द्वारा। अगला है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो है वो बना होता है किसका? टंगस्टन का, नाइक्रोम का, शीशा का या एल्यूमिनियम का? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टंगस्टन। टंगस्टन का जो गलनांक है ना, ये बहुत ज्यादा होता है। इसका गलनांक बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। देखिए, टंगस्टन का जो गलनांक होता है, ये देखिए 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फॉरेनहाइट में देखिए तो 6192 फॉरेनहाइट होता है, सर्वाधिक होता है। इसलिए इसका प्रयोग जो है ये विद्युत बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है, यानी मिनीमाता रोग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस देखिए। आर्सेनिक विषाक्तता, सीसा विषाक्तता, पारा विषाक्तता, कैडमियम विषाक्तता। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पारा विषाक्तता। पारा के वजह से जो है ये मिनीमाता रोग होता है। पारा मतलब क्या? मरकरी, मरकरी यानी Hg। इसका मुख्य कारण क्या है? मिथाइल मरकरी। मिथाइल मरकरी के वजह से ही ये रोग होता है, मिथाइल मरकरी। इसे एक और नाम से जाना जाता है मिनीमाता रोग को, इसका नाम है चेस्सो मिनीमाता। चेस्सो मिनीमाता, मिनीमाता। सबसे पहले जापान के जो मिनीमाता खाड़ी है वहां पे ये मिला था, ये रोग की पहचान हुई थी, इसलिए इसका नाम मिनीमाता रोग रख दिया गया था। जनरली ये समुद्री भोजन जो भी हम खाते हैं, मछली हुआ, शंख हुआ, ठीक है, अगर वो पानी प्रदूषित है और उसमें पारा है तो ये मछली और शंख वगैरह जैसे समुद्री भोजन में चला जाता है, जिससे वो हमारे शरीर में आ जाता है। उसी की वजह से मिनीमाता रोग हो जाता है। ये जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और पारा का मात्रा जब बढ़ता है उससे जो टॉक्सिसिटी होता है, उसी के कारण यह बीमारी हमें होता है। सबसे पहले इसका खोज हुआ था 1956 में। कहाँ पे? तो मिनीमाता शहर में। यहाँ पे जल प्रदूषित समुद्री जल में ये पारा विषाक्तता हो गया था। पारा को उसमें डाल दिया गया था, औद्योगिक जो भी वेस्टेज थे उससे पारा उसमें चला गया था। इसी के कारण इस रोग का नाम जो है मिनीमाता शहर के नाम पे ही इसका नाम मिनीमाता रोग रखा गया। अगला है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खत्म हो जाता है कार्यकाल के दौरान ही, तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बनेंगे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,
तीसरा कानून मंत्री, चौथा गृह मंत्री। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोनों अक्षम हो गए या मृत्यु हो गई, तो उसके बाद सीजेआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही योग्य होते हैं कार्यकारी राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, अभी जो है वर्तमान में हमारे सीजेआई जो है वो है संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जो कि 51वें सीजेआई हैं, 51वां। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट, जो पहला परमाणु परीक्षण था, पहला परमाणु परीक्षण 1974 में कहां किया गया? ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको इस क्वेश्चन से ही बन जाएगा कि पहला जो परमाणु परीक्षण था, पहला न्यूक्लियर विस्फोट था, वो कब किया गया था? तो 1974 में। यहां पूछा जा रहा है कहां किया गया था। ऑप्शन है बॉम्बे, पोखरन, नेल्ली और श्रीहरिकोटा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका पोखरन। पोखरन कहां है? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान के पोखरन में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। उस समय पीएम कौन थी? उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पीएम थी उस समय ही ये परमाणु परीक्षण किया गया था, और इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, नाम रखा गया था इस परीक्षण का स्माइलिंग बुद्धा। इसके साथ साथ एक और चीज आपको जानना यहां जरूरी है, दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था, सेकंड वाला परमाणु परीक्षण, ये किया गया था 1900। ठीक है, ये भी पोखरन में ही हुआ था, इसको भी पोखरन में ही किया गया था, और इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति। उस समय पीएम कौन थे? उस समय पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी पीएम थे उस समय। ठीक है, पहला परमाणु परीक्षण 1974, दूसरा पहले में इंदिरा गांधी थी, दूसरा वाजपेयी जी के काल में हुआ था। पहला का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, दूसरा का नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा यानी एसिडिक रेन किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो है, एसिडिक रेन जो है, उसमें मुख्यतः कौन कारक जिम्मेदार है? तो अब देखिए ऑप्शंस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जो है दो कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं, जो कि है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये दोनों ही जिम्मेदार होते हैं अम्ल वर्षा के लिए। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद। ऑप्शंस देखिए, नीम, एजोला, यूरिया और पोटेशियम। तो सही आंसर है इसका एजोला। एजोला जो है ये नाइट्रोजन को स्थिर रखने की अपनी सामर्थ्यता के कारण आदर्श जैव उर्वरक है। अगला, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? पोटेशियम एवं सोडियम का नाइट्रेट, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम का सल्फेट, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, या पोटेशियम सल्फेट एवं चारकोल से। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, इसी का ये मिश्रण है। कौन? गन पाउडर। गन पाउडर को एक और नाम से जाना जाता है ब्लैक पाउडर। इसको एक और नाम से जाना जाता है ब्लैक पाउडर। अगला है कि आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक औषधि का। ठीक है, ऑप्शंस है एड्स, टाइफाइड, कैंसर और कोलेरा। तो आर्सेनिक का जो है यूज होता है कैंसर के उपचार में। ठीक है, कैंसर के उपचार में आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, इसी का मुख्यतः यूज होता है। कैंसर रोधी औषधि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा का यानी आयरन का शुद्ध रूप क्या है? कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढालवा लोहा या स्टील? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा का शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। कार्बन की मात्रा जो है बहुत कम होती है। कितना होता है? 0.08% के अप्रोक्स। ठीक है, वहीं देखा जाए तो सबसे अशुद्ध रूप क्या होगा? तो ये ढालवा लोहा होगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 2 से 4% के बीच होती है। ठीक है,
अगला प्रश्न है साबुन। साबुन तो भाई सब यूज करते हैं, तो साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? अमाइल अल्कोहल का, या पिक्रिक अम्ल का, स्टेरिक अम्ल का, या कार्बोलिक अम्ल का? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, स्टेरिक अम्ल का। साबुन जो है ये स्टीरिक एसिड या पॉल्मेटिक एसिड, इसके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? ऑप्शंस पारा, वाहितमल, प्लास्टिक, एस्बेस्टस। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वाहितमल यानी सीवेज। सीवेज जो है यही जो है जैव विघटित है, और बाद बाकी ये सब जैव विघटित नहीं है, ये सब प्रदूषक ही है। यानी कि मलजल यानी सीवेज को जो है प्राकृतिक रूप से अपघटित किया जा सकता है। नेक्स्ट, पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव क्या है? मतलब पीतल किससे मिलकर बना हुआ है? तांबा जस्ता, जस्ता टीन, तांबा टीन, तांबा टीन और जस्ता। सही आंसर सबको मालूम होगा, ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता यानी Cu प्लस Zn। तांबा और जिंक इन दोनों से मिलकर बनता है पीतल, उसका मिश्र धातु है ये। अगला प्रश्न आपके सामने कि कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है, यानी निष्क्रिय गैस नहीं है? निष्क्रिय गैस नहीं है पूछा जा रहा है। हीलियम, नियोन, फ्रियोन और जिनोन। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रियोन। ये जो है निष्क्रिय गैस नहीं है। निष्क्रिय गैस को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं नोबल गैस। नोबल गैस। ठीक है। ये टोटल होते हैं कितने? 6 होते हैं। एक होता है हीलियम, दूसरा होता है आर्गन, तीसरा होता है नियोन, चौथा है क्रिप्टन और जेनॉन और रेडॉन। ये 6 गैस जो हैं ये निष्क्रिय गैस हैं, इनर्ट गैस हैं। फ्रियोन जो है निष्क्रिय गैस नहीं है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त हैं MgMn, CaCO, MgFe, NiFe। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, Mg और Fe। क्लोरोफिल में Mg पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में Fe पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? यह तो सबको मालूम होना चाहिए। ऑप्शंस देखिए, बेक्वेरेल, क्यूरी, बेवर और गाउस। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बेक्वेरेल होता है, BQ। ठीक है, BQ। अगला है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ कौन सा कलर? तो जामुनी रंग का, जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट के तरह उपयोग होता है, कौन सा है? ऑप्शंस देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट जो है KMnO4 बैंगनी कलर का होता है, गहरा बैंगनी कलर का, विषैला होता है, गंधहीन, जल में घुलनशील क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। इसका उपयोग जो है ब्लीच के रूप में, रोगाणुनाशी और रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस देखिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इथिलीन और इथाइलिन और कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का यूज किया जाता है वनस्पति तेल से इसको घी बनाने के लिए। ठीक है। उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो निकेल को, Ni, निकेल का यूज उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। देखिए, वनस्पति तेल को घी में कन्वर्ट करने के लिए कितना तापमान होना जरूरी है? तो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यह काम होता है और निकेल की उपस्थिति में होता है। अगला है, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? वेलियम, कोकेन, ओपियम और कैफीन। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कैफीन। यानी कोला पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए कैफीन का उपयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, 2 सूची दी गई है, उस सूची का मिलान करना है। अब देखिए, इस तरफ सूची 2 में जानवर दिए हुए हैं
और इसमें उसकी विशेषता दी गई है, इन दोनों को मिलाना है। तो देखिए, पर रहित कीड़ा ये कौन सा है? तो सिल्वर फिश है। उड़ान रहित पक्षी, ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता, तो वो कीवी है। ठीक है। अंग रहित रेंगने वाला, ये तो आपको पता ही है, सांप है, ये तो आसानी से पता कर सकते हैं। अंग रहित पशु, मछली। ठीक है। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, तो ऑप्शन बी दिख रहा होगा आपके पास, ये सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो भी होते हैं किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम से पूरब। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं वो भी उसी समान घूमते हैं जैसे पृथ्वी घूमता है। पृथ्वी कैसे घूमता है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करता है, तो ये भी पश्चिम से पूरब की ओर ही घूर्णन करता है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर इस तरह घूर्णन करता है ये भी। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को जो है किस ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया जाता है। भूस्थिर उपग्रह को जो है भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 35,800 किलोमीटर यानी लगभग 36,000 की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। यह भी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है जैसा कि हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है। अगला है, ओजोन जो है बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन किससे? इंफ्रारेड किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, एक्स किरणों से या गामा किरणों से? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्ट्रावायलेट किरणों से। पारा बैंगनी किरणें जिसको बोलते हैं, पारा बैंगनी किरणें, इसी से इसकी रक्षा करती है। ओजोन जो है किस मंडल में पाया जाता है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल जो कि क्षोभ मंडल के ऊपर होता है, इसके ऊपर, इसके नीचे जो है क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर क्या होता है? समताप मंडल। इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, जो कि रक्षा करती है पाराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेस से। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस से रक्षा करती है हमारी। अगला प्रश्न है आपके सामने, दो सूची दी गई है, उसको मिलान करना है। इस सूची में जानवर के नाम दिए गए हैं, पशु पक्षी के नाम, इस सूची में उसके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। अब दोनों को मिलान करिए। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप नाम देखकर थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एशियाटिक हाथी। अब हाथी को क्या बोलते हैं? एलिफेंट। तो उसी तरह मिलता जुलता नाम क्या है? इलिफिस, इलिफिस इंडिकस, इसका ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ इंडियन रॉक पाइथन, यहाँ पे तो आपको सीधे सीधे नाम दिख रहा होगा, पाइथोन मोलुरस, तो इसका ये हो जाएगा। अब बचा 2, इन दोनों में आप देख लीजिए, इन दोनों को भी, ये दोनों भी आपको पता हो गया तो आप आंसर निकाल सकते हैं। बी का 1 है, बी का 1 देखिए 2 में है। उसके बाद एशियाटिक हाथी का 4 है, सी का 4, तो सी का 4 इसमें है। तो ऑप्शन बी आपका सामने निकल कर आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया ए का जो है 2 है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्या बोलते हैं? ऑर्डियोटिस नगरीसेप्स। और स्लॉथ बियर को बोलते हैं मेलुरुस उर्सिनस। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? ऑर्डियोटिस नगरीसेप्स। देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सोन चिरैया भी बोलते हैं, सोन चिरैया। ठीक है, इसका एक नाम सोन चिरैया भी है। और इंडियन रॉक पाइथन का पाइथोन मोलुरस, एशियाटिक हाथी का इलिफस इंडिकस, और स्लॉथ बियर का हो गया मेलुरस उर्सिनस। अगला है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो इसका मतलब क्या है? गर्म मौसम रहेगा या सर्द मौसम रहेगा, या आंधी या झंझावात की संभावना है, या शुष्क मौसम रहेगा? तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगर बैरोमीटर का पारा अचानक गिरे तो इसका मतलब है या तो आंधी या झंझावात आने वाला है। अगर धीरे धीरे कम हो, बैरोमीटर का पारा अगर धीरे धीरे कम हो रहा हो, धीरे धीरे अगर कम हो रहा हो, तो इसका मतलब है क्या होगा? वर्षा। और अगर बैरोमीटर का पारा धीरे 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 ऊपर बढ़ रहा हो, इसका मतलब है मौसम साफ रहेगा, मौसम साफ रहेगा। ठीक है, अब जो है बैरोमीटर किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो ये वायुमंडलीय दाब को मापने का उपकरण है। क्या मापा जाता है इससे? वायुमंडलीय दाब। समझ में आया?
जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो मतलब आंधी या झंझावात आएगा। धीरे 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 कम हो रहा हो तो वर्षा होगा। धीरे 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 पारा ऊपर चढ़ रहा हो तो मतलब मौसम साफ रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? कवक है, वायरस है, कृमि है या बैक्टीरिया है? तो आप जानते हैं पोलियो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण। ठीक है, उसका नाम है पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस के कारण ये होता है पोलियो। पोलियो जो है एक संक्रामक रोग है, दूषित जल और भोजन के द्वारा होता है। ठीक है, इससे जो प्रभावित होता है हमारा शरीर वो है तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी या रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक घेरा? सही आंसर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर से संबंधित है रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट है एलिसा जांच, एलिसा टेस्ट जो है किस रोग की पहचान करती है? कैंसर, टीबी, पोलियो वायरस या एड्स? तो सही आंसर हो जाएगा इसका एड्स, AIDS। इसका फुल फॉर्म पता है आपको? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। किस वायरस से होता है? HIV वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसी से एड्स होता है। और इसके जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट। ये जो वायरस है हमारा इम्यून सिस्टम को तहस नहस कर देता है और इससे क्या होता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी WBC जो है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ये कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स ही जो है ये हमारी प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करती है और उसी को ये बर्बाद कर देता है। अगला प्रश्न है अंगोरा ऊन, अंगोरा वूल जो है किस पशु से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शंस देखिए, खरगोश, लोमड़ी, भेड़, बकरी। देखिए, अब ऊन देख के आपको दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि ये जरूर भेड़ से मिलता होगा, लेकिन नहीं, यहाँ आपको ट्रिक किया जा रहा है। अंगोरा ऊन जो है भेड़ से बिल्कुल ही नहीं मिलता है, ये मिलता है आपको खरगोश से। ठीक है, ये जो ऊन होता है नॉर्मल ऊन से जो है, भेड़ का ऊन होता है उससे लगभग 3-4 गुना ज्यादा गर्म होता है ये। और ये मिलता कहाँ है? पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब जगहों पर ये अंगोरा खरगोश मिलता है। उसी से जो ऊन मिलता है उसको बोलते हैं अंगोरा ऊन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? ये सबको पता होगा, ऑप्शंस देख लीजिए, गाजर, बैगन, नींबू, चावल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गाजर। बोलता है ना गाजर खाओ आंख का रोशनी बढ़ेगा, वही है। आंख के लिए अच्छा विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ए की अगर कमी हो गई तो आंखों में कौन सा बीमारी हो जाता है? रतौंधी। ठीक है, तो विटामिन ए को हमें मेंटेन करना है। गाजर खाइए, आंख बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, विटामिन ए ज्यादा मिलता है गाजर से। कैरोटीन को जो है विटामिन ए का निर्माण करने वाला कहा जाता है, जो कि गाजर में पाया जाता है। गाजर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरोट। कैरोटीन मिलता है उसमें, वही विटामिन ए का निर्माण करता है। विटामिन ए के अन्य स्रोत क्या क्या है? हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, मछली खाइए, कॉड ऑयल खाइए, कलेजी खाइए, अंडा का जर्दी खाइए, दूध, पनीर, ये सब विटामिन ए के मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है कि भारत में जंगली गधे, जिसको कि घोड़ा खुर भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं? तो सुंदरबन, कच्छकरण, थार मरुभूमि या असम के जंगल? सही आंसर क्या हो जाएगा? कच्छकरण। ये कच्छकरण कहां है? गुजरात में, यहीं पे जंगली गधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जो है, कौन सा भोजन स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब, चावल, नारंगी, गेहूं? सही आंसर क्या हो जाएगा? सेब। सेब में जो है लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा का एक अन्य इंपॉर्टेंट स्रोत जो है वो है पालक। पालक में आयरन जो है बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए पालक खाना चाहिए। और आयरन की कमी से, अगर आयरन की कमी हो जाती है तो औरतों में एक बहुत ही कॉमन सा डिजीज है, वो हमेशा लगभग हर स्त्रियों में पाया जाएगा आपको, एनीमिया। एनीमिया जो है
हर स्त्री में लगभग मिलेगा आपको। ये आयरन की कमी से होता है, इसलिए पालक खाइए, आयरन खुद ब खुद बढ़ेगा। ठीक है। सेब जो है लोहा का सर्वोत्तम स्रोत है, और इसके अन्य जो है हरी सब्जियां, किशमिश, फल, अनाज, सोयाबीन, मांस, पालक, ये सब में मिलता है। हरी सब्जी में ही पालक आ गया। नेक्स्ट है कि एक लोहे का गेंद पारद या मरकरी यानी Hg से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यह बाल्टी की पेंडी में बैठ जाएगी, या पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, या घुल जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पारे की सतह पर तैरेगी। क्यों तैरेगी? तो जो है पारा जो है, पारा का घनत्व जो है लोहा के घनत्व से ज्यादा होता है। तो अगर पारा का घनत्व ज्यादा है तो लोहा उस पर तैरेगा, वो डूबेगा नहीं। ठीक है। पारा को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर। ठीक है। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है आपके सामने क्वेश्चन कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? यानी अगर ध्वनि की साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है तो वो क्या है? अल्ट्रासाउंड है, इंफ्रासोनिक्स है, हाइपरसोनिक है, या श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये ऑप्शन डी है, यानी श्रव्य यानी ऑडिबल, यानी इसी फ्रीक्वेंसी के बीच के साउंड को हम सुन सकते हैं। हम मनुष्य इसी फ्रीक्वेंसी के बीच के साउंड को सुन सकते हैं, इसलिए इसको ऑडिबल ध्वनि बोला जाता है। अगर 20 हर्ट्ज से कम है, यानी अगर ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको बोला जाएगा इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक। ठीक है, यानी अपश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे इसे हम नहीं सुन सकते हैं। इसे कुछ जानवर सुन सकते हैं, जैसे वेल हुआ, हाथी हुआ, ये लोग सुन सकता है, हम नहीं सुन सकते हैं। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हुआ तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, यानी पराश्रव्य तरंगे। इसको भी हम नहीं सुन सकते हैं, इसको कुछ जानवर सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, चमगादड़। ठीक है। हम मनुष्य को कुछ भी साउंड सुनाई देने के लिए उस साउंड की आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होनी चाहिए। कम हुआ तो भी नहीं सुनाई देगा, ज्यादा हुआ तो भी नहीं सुनाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, सल्फर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आपने सुना होगा एनपीके उर्वरक, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके इसीलिए होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। इनका उपयोग जो है रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? सबसे ज्यादा प्याज हमारे देश में महाराष्ट्र पैदा करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर है? ऑप्शंस देखिए, ए बी ओ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी। ए बी जो है यूनिवर्सल रिसेप्टर है, और ये जो है ये दाता, सर्वव्यापक दाता है, यूनिवर्सल डोनर। ये सर्वव्यापक दाता है, मतलब ये किसी को भी दे सकता है। ये किसी से भी, अन्य कोई भी ब्लड ग्रुप वाला रहेगा उससे ये ले सकता है, ये किसी को भी अन्य ब्लड ग्रुप चाहे कुछ भी रहे ये दे सकता है। तो यूनिवर्सल रिसेप्टर ये हो गया, यूनिवर्सल डोनर ये हो गया। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, यानी समताप मंडल। समताप मंडल नीचे का परत है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर पाया जाता है समताप मंडल,
इसी में तो होता है ना अपना ओजोन लेयर, ओजोन परत इसी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? ऑप्शंस, मांसपेशियों के कार्य करने, दूसरा खून जमने, हड्डियों के विकास, उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? वाटर सोल्युबल कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी सी जो है ये विटामिन घुलनशील होता है, बी और सी। बाद बाकी सब जल में अघुलनशील है, बी सी वाटर सोल्युबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम अवधि निर्धारित है कितनी? 30 दिन, 60 दिन, 3 महीने या 4 महीने? सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 महीने। यानी 2 सभाओं के बीच जो है मैक्सिमम अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 3 महीने। और ये ग्राम सभा की बैठक की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो मुखिया की होती है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 2 कॉलम दिए हुए हैं, एक्स और वाई, दोनों का मिलान करना है। देखिए इसमें क्या क्या है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, गोदावरी नासिक, ब्रह्मपुत्र का अन्य नाम क्या है? सांगपो, और नर्मदा ये अमरकंटक से निकलती है। तो दोनों को मिलान करने के बाद ऑप्शन ए सही है। 4 का ए, 3 का बी, 2 का सी और 1 का डी। ठीक है। नेक्स्ट है, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है? साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? ऑप्शंस देखिए, प्रकाश की गति, ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, रेडियो तरंगों की बारंबारता। इतना तुम्हें पता है कि ध्वनि से रिलेटेड है डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता से रिलेटेड है, ऑप्शन सी। ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी को जो है इसको डेसिबल में मापा जाता है, डीबी में। ठीक है। हम जो सामान्य बातचीत करते हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, सामान्य बातचीत का जो इंटेंसिटी है, ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो वो होती है 60 डेसिबल। 60 डेसिबल। इससे ज्यादा जब हो जाता है, जैसे कि 80 डेसिबल के बराबर, तो वो हो गया आपका शोर, यानी नॉइज हो गया आपका। 80 डेसिबल या उससे ज्यादा हो गया तो शोर हो गया। सामान्य बातचीत जो हम लोग करते हैं वो 60 डेसिबल होता है। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। ठीक। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा गलत है इसमें? देखिए, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, यह तो सही है। निर्वाचन में मतों की बराबर की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, यह भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, यह भी सही है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये बात गलत है, क्योंकि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है। हमारा सही यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बात और, उप मुखिया जो है सामाजिक न्याय समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है कि मुखिया जो है स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा, मतलब अपना त्यागपत्र किसको देना होगा? ऑप्शन है प्रखंड विकास पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिलाधिकारी या जिला पंचायत राज पदाधिकारी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? कितने लोग होने चाहिए उसमें? 5, 7, 3, 9। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? वार्ड सदस्यों से, मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य से, कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारक हो,
ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, उन्हीं से लेकर हम निगरानी समिति का गठन कर सकते हैं। यानी ग्राम सभा जो है निगरानी समिति का गठन करती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया? 46वां संशोधन, 42वां संशोधन, 71वां संशोधन या 73वां संशोधन? आप सबको मालूम होगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, उसी के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? उस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। ये भी बार बार पूछा जाता है, याद रखना है, स्वर्ण सिंह समिति। जिस समय इसको जोड़ा गया था तभी मूल कर्तव्य थे 10, लेकिन वर्तमान में जो है, वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्य अगर आपसे पूछा जाए तो वो है 11। किस अनुच्छेद में है? यहां दिया हुआ है प्रश्न में, अनुच्छेद 51A, 51A। एक बात और, किस भाग में है ये भी पूछा जाता है, तो भाग 4A, ये भी याद रखना है आपको, भाग 4A में है। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, 74वां संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ऑप्शंस देखिए, ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं, जिला परिषद, कृषि उत्पाद बाजार समितियां। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन जो है, इसके द्वारा नगर पालिका को संविधान में जोड़ा गया था। किस भाग में? ये भाग 9A में है, 9A में जोड़ा गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट लेकर बहुत जल्द आएंगे। इस वीडियो का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। साथ साथ हमें इंस्टा और एफबी पे भी फॉलो कर सकते हैं आप। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।